आज कक्षा 12 जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 6 वंशागति का आणविक आधार अर्थात मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आनुवांशिक पदार्थ की खोज के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ होता क्या है। आनुवांशिक पदार्थ वास्तव में आनुवांशिक लक्षणों की सूचनाओं को संकेत के रूप में संचित रखता है और अगली पीढ़ी में पहुंचाता है। शुरुआत में कहा गया कि गुणसूत्र ही आनुवांशिक पदार्थ होते हैं और ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने होते हैं। इनमें लगभग 40% न्यूक्लिक अम्ल और 60% प्रोटीन्स होते हैं। काफ़ी लंबे समय तक कई वैज्ञानिक प्रोटीन्स को आनुवांशिक पदार्थ मानते रहे, लेकिन देखा गया कि प्रोटीन में स्व-द्विगुणन की क्षमता नहीं होती है। अतः बाद में सिद्ध हुआ कि प्रोटीन कभी आनुवांशिक पदार्थ नहीं हो सकता। ग्रिफिथ, एवरी, मैक्लियोड, मैककार्टी तथा हर्शे व चेज नामक वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि आनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल है, न कि प्रोटीन है। अर्थात प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, न्यूक्लिक अम्ल ही आनुवांशिक पदार्थ है। तो आप समझते हैं न्यूक्लिक अम्ल क्या है और इसकी खोज कैसे हुई। 1869 में फ्रेडरिक मीस्चर, ये स्वीडन के वैज्ञानिक हैं फ्रेडरिक मीस्चर, इन्होंने पश कोशिकाओं के केंद्रक से एक रासायनिक पदार्थ को अलग किया जिसमें कि फास्फोरस की मात्रा काफ़ी अधिक थी। न्यूक्लियस से प्राप्त होने के कारण फ्रेडरिक मीस्चर ने इस पदार्थ को न्यूक्लिन नाम दिया, जबकि बाद में अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इस पदार्थ की अम्लीय प्रकृति होने के कारण इसे न्यूक्लिन नाम हटाकर इसका नाम न्यूक्लिक अम्ल रख दिया। 1893 में कोसेल नामक वैज्ञानिक ने न्यूक्लिक अम्ल के रासायनिक घटकों का पता लगाया कि ये किन किन रासायनिक घटकों से मिलकर बना होता है। इसके लिए कोसेल को नोबेल पुरस्कार भी मिला। कई बार पूछा गया है कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग याद रखें न्यूक्लिक अम्ल कोशिकाओं में 2 प्रकार के होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल तथा राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जिन्हें हम शॉर्ट में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल को डीएनए और राइबो न्यूक्लिक अम्ल को हम आरएनए कहते हैं। कुछ विषाणुओं को छोड़कर शेष सभी जीवधारियों में डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। केवल कुछ विषाणुओं में ही आरएनए आनुवांशिक पदार्थ है, क्योंकि उसमें डीएनए नहीं पाया जाता है। तो आप लोग याद रखें कि मुख्य रूप से डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। इसका समर्थन और इसे प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा अनेक प्रयोग किए गए। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। ग्रिफिथ ने न्यूमोनिया रोग फैलाने वाले डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु के 2 स्ट्रेन लिए। इनमें से एक स्ट्रेन रोगजनक था, जिसे S3 से इन्होंने प्रदर्शित किया, जबकि दूसरा स्ट्रेन अरोगजनक था, जिसे इन्होंने R2 संकेताक्षर से प्रदर्शित किया। इन्होंने S3 जीवाणुओं को चूहे में इंजेक्ट किया, क्योंकि S3 रोगजनक हैं। तो ये जीवाणु जैसे ही चूहे के अंदर प्रवेश करे तो चूहे में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न हो गया और कुछ समय बाद चूहे की मृत्यु हो गई। जब R2 जीवाणुओं को चूहे में इंजेक्ट किया गया तो चूहे नहीं मरे और ना ही इनमें न्यूमोनिया रोग उत्पन्न हुआ, क्योंकि R2 अरोगजनक थे। फिर इन्होंने S3 को गर्म करके चूहे में इंजेक्ट कराया। इसके बाद चूहा नहीं मरा। अंत में इन्होंने गर्म किए हुए S3 के साथ R2 जीवाणुओं को भी मिला लिया, अर्थात रोगजनक और अरोगजनक 2 प्रकार के जीवाणु, उनका मिक्सचर बनाया और चूहे में जब इंजेक्ट किया तो चूहा मर गया। बाद में ग्रिफिथ ने एक निष्कर्ष निकाला कि S3 जो कि मृत हो गए थे, इन S3 जीवाणुओं का कोई पदार्थ जीवित R2 जीवाणुओं के अंदर ट्रांसफ़र हुआ है और इसी कारण से R2 जो कि अरोगजनक जीवाणु था वो S3 के समान रोगजनक जीवाणु में रूपांतरित हो गए। रूपांतरण के कारण ही इस प्रयोग को ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग भी कहते हैं। ओसवाल्ड एवरी का प्रयोग, इसमें 1932 में ग्रिफिथ के जो प्रयोग किया था ग्रिफिथ ने जीवाणुओं में रूपांतरण प्रयोग, उस रूपांतरण प्रयोग को ओसवाल्ड एवरी ने दोहराना प्रारंभ किया। इन्होंने अपने सहयोगी मैककार्टी, मैक्लियोड, इनकी सहायता से 1944 में पता लगाया कि अरोगजनक जीवाणुओं का आनुवांशिक रूपांतरण करके इन्हें रोगजनक जीवाणुओं में बदलने वाला पदार्थ कोई और नहीं, डीएनए ही था।
अर्थात यहाँ सिद्ध हो गया कि प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। अब हम पढ़ाएंगे हर्शे तथा चेज का प्रयोग। हर्शे तथा चेज ने रेडियोधर्मी अनुरेखक तकनीकी द्वारा पता लगाया कि ई कोलाई नामक जीवाणु को संक्रमित करने वाले बैक्टीरियोफेज वायरस का केवल डीएनए सूत्र ही जीवाणु में घुसकर वायरस के अंदर प्रवेश करता है और प्रतिरोध भवन करता है, अर्थात अपनी संख्या बढ़ाता है। वायरस का प्रोटीन का जो खोल होता है वो तो जीवाणु के बाहर ही रह जाता है, ये शरीर के अंदर जाता ही नहीं है, केवल डीएनए सूत्र अंदर गया है और अंदर जाने के बाद उस डीएनए सूत्र के द्वारा बहुत सारे वायरस तैयार कर लिए जाते हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि वायरस के अंदर प्रवेश करते ही प्रोटीन का खोल बाहर रह जाता है और अंदर जाने के बाद बहुत सारे वायरस जीवाणु कोशिका के अंदर तैयार हो जाते हैं। अब समझेंगे न्यूक्लिक अम्ल की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल कोशिका के केंद्रक के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण जिन श्रृंखलाओं के रूप में होता है उन श्रृंखलाओं को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। पॉली का मतलब ज़्यादा, अर्थात पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण छोटी छोटी इकाइयों से, जिन इकाइयों से होता है उनको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि न्यूक्लिक अम्ल की इकाई क्या है। आप लोग याद रखेंगे न्यूक्लिक अम्ल की इकाई को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। अथवा कभी कभी ऐसा भी पूछा गया कि न्यूक्लियोटाइड का बहुलक क्या है, तो याद रखें आप लोग न्यूक्लिक अम्ल। चित्र में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को दिखाया गया है जिसमें कई न्यूक्लियोटाइड अणु आपस में जुड़ते चले गए हैं और एक लंबी चेन का निर्माण कर लिया है जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब हम समझेंगे न्यूक्लियोटाइड की संरचना। न्यूक्लियोटाइड अणु का निर्माण 3 भागों से मिलकर होता है, सुगर अर्थात शर्करा, बेस अर्थात समाक्षार और फास्फेट समूह। तो सबसे पहले समझेंगे सुगर। न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में भाग लेने वाली शर्करा पेंटोज होती है, अर्थात 5 कार्बनीय होती है। इसमें कार्बन की संख्या 5 होती है। यह शर्करा 2 प्रकार की होती है, डीऑक्सी राइबोस शुगर और राइबोस शुगर। इन दोनों में एक छोटा सा अंतर होता है, जैसा कि सामने चित्र में दिखाया गया है। दोनों संरचनाएं लगभग समान है। इनमें एक छोटा अंतर क्या है कि यदि कार्बन नंबर 2 पर H के साथ यानी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ना हो तो ऐसी शर्करा को हम डीऑक्सी राइबोस शुगर कहते हैं और इसका सामान्य सूत्र होता है C5H10O4। जबकि दूसरी ओर कार्बन नंबर 2 पर OH अर्थात हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है, इसलिए शर्करा को हम राइबोस शुगर कहते हैं और यह आरएनए का निर्माण करती है। इसका सामान्य सूत्र है C5H10O5। अब समझेंगे समाक्षार के बारे में अर्थात बेस। न्यूक्लिक अम्ल के अंतर्गत आने वाले कुल 5 समाक्षारों को हम 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। इस चित्र में प्यूरीन और पिरिमिडीन में स्पष्ट अंतर दिखाए गए हैं जिनके बारे में अभी चर्चा करेंगे। प्यूरीन समाक्षार में 2 रिंग होते हैं अर्थात 2 वलय होते हैं, जबकि पिरिमिडीन समाक्षार केवल 1 वलय के बने होते हैं, 1 रिंग के बने होते हैं। प्यूरीन समाक्षारों में कुल परमाणुओं की संख्या 9 होती है, जबकि पिरिमिडीन समाक्षार में कुल 6 परमाणु पाए जाते हैं। प्यूरीन समाक्षारों में 1, 3, 7 और 9 नंबर पर नाइट्रोजन होता है, जबकि पिरिमिडीन समाक्षारों में केवल 1 और 3 नंबर पर ही नाइट्रोजन पाया जाता है। प्यूरीन समाक्षार 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन तथा ग्वानिन, जबकि पिरिमिडीन समाक्षार 3 प्रकार के होते हैं, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। आप लोग याद रखें कि डीएनए में इनमें से सभी समाक्षार हो सकते हैं, केवल यूरेसिल समाक्षार नहीं होगा। यूरेसिल के स्थान पर थाइमिन होता है। जबकि आरएनए की बात की जाए तो आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। तो डीएनए में यू नहीं होगा और आरएनए में टी नहीं होगा। न्यूक्लियोटाइड का तीसरा भाग है फास्फेट समूह, जिसे हम H3PO4 कह सकते हैं। इसका चित्र सामने बना हुआ है और ये हमेशा शर्करा के कार्बन नंबर 5 पर जुड़ता है। अब समझेंगे न्यूक्लियोटाइड अणु का संयोजन अर्थात न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। सबसे पहले शर्करा के कार्बन नंबर 1 पर एक समाक्षार का अणु जुड़ेगा और इन दोनों के बीच में एन ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है। इस बंध के बनने पर जल का एक अणु मुक्त हो जाता है, जबकि शर्करा के कार्बन नंबर 5 से एक फास्फेट समूह जुड़ेगा और इनके बीच में एक फास्फोएस्टर बंध बनता है और यहाँ पर भी एक जल का अणु मुक्त होता है। इस प्रकार शर्करा,
समाचार और फास्फेट अणु, इन तीनों अणुओं के मिलने से जो एक बड़ा अणु बनेगा उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और जब कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते चले जाएं एक दूसरे के पीछे, तो बनने वाली लंबी श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। याद रखें कि न्यूक्लियोटाइड के अणु आपस में जिस बंध द्वारा जुड़ते हैं उसे कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसी के द्वारा एक दूसरे के पीछे जुड़ते चले जाते हैं और एक लंबी चेन बन जाती है। अब हम पढ़ाएंगे चारगाफ का नियम, जिसे सरगैफ का नियम भी कहा जाता है। 1950 में इरविन सरगैफ ने एक नियम प्रस्तुत किया। वास्तविकता में ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन्हें संयुक्त रूप से हम सरगैफ का नियम कह सकते हैं। इस नियम में बताया गया कि किसी भी डीएनए अणु में हमेशा प्यूरीन समाचारों की मात्रा पिरिमिडीन समाचारों के बराबर और पिरिमिडीन समाचारों की मात्रा प्यूरीन समाचारों के बराबर होती है। अर्थात एडिनिन की मात्रा थाइमीन के बराबर और ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है। इसमें बताया गया कि एक ही जीव जाति के सभी सदस्यों में एडिनिन थाइमीन तथा ग्वानिन साइटोसिन का जो अनुपात होता है, अर्थात A+T अनुपात G+C, ये एक समान होता है, लेकिन भिन्न भिन्न जातियों में यह अनुपात अलग अलग होता है। इन्होंने बताया कि एक ही जीव जाति के सदस्यों में उपस्थित डीएनए के कुल अणुओं में समाचारों की संख्या समान होती है। अब हम पढ़ाएंगे डीएनए अणु की द्विकुंडलनी संरचना, अर्थात डबल हेलिक्स मॉडल या डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। 1953 में वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को प्रस्तुत किया, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक द डबल हेलिक्स में किया। इस कार्य के लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। डीएनए का अणु दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की प्रति समानांतर श्रृंखलाओं का बना होता है। पहली श्रृंखला की दिशा 5' से 3' तथा दूसरी श्रृंखला की दिशा 3' से 5' होती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए में दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे पर दक्षिणावर्त दिशा में कुंडलित होती हैं और इनके बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि एक पिच की दूरी, पिच का मतलब एक घुमाव की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। किन्हीं भी दो समाचारों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए में एडिनिन हमेशा थाइमीन से जुड़ता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है। एडिनिन और थाइमीन के मध्य 2 हाइड्रोजन बंध, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। डीएनए में कभी भी यूरेसिल समाचार नहीं पाया जाता है। अब हम समझेंगे डीएनए का महत्व। जितने भी जीन्स होते हैं वो सभी डीएनए के बने होते हैं। डीएनए का मुख्य कार्य आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना है। डीएनए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसके अलावा डीएनए आरएनए का भी संश्लेषण करता है और आरएनए से बाद में प्रोटीन का निर्माण होता है। अब हम समझेंगे डीएनए के विभिन्न रूप या विभिन्न प्रकार। आपने पढ़ा होगा कि डीएनए कई रूपों में पाया जाता है, जैसे ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। तो सबसे पहले समझते हैं ए डीएनए। इसमें दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्त दिशा में कुंडलित होती हैं तथा प्रत्येक हेलिक्स अर्थात कुंडल में 11 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड होते हैं। बी डीएनए, इसमें भी श्रृंखलाएं दक्षिणावर्त दिशा में कुंडलित होती हैं तथा प्रत्येक हेलिक्स में या प्रत्येक कुंडल में 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड होते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि वाटसन और क्रिक ने जिस डीएनए मॉडल को प्रस्तुत किया है वास्तव में वो बी डीएनए ही है। अब है सी डीएनए। इसका कुंडलन भी दक्षिणावर्त दिशा में ही होता है और प्रत्येक कुंडल में 9 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड होते हैं। डी डीएनए, यह डीएनए भी दक्षिणावर्त दिशा में कुंडलित होता है और इसके प्रत्येक कुंडल में 8 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अंतिम रूप है जेड डीएनए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ए बी सी डी, इसके बाद ई आना चाहिए, लेकिन जेड आ गया। तो याद रखें कि जेड डीएनए, इसका नाम इसकी संरचना के कारण दिया गया है, क्योंकि इसकी संरचना जिगजैग आकार की होती है। यह एकमात्र ऐसा डीएनए है जो वामावर्त दिशा में कुंडलित होता है। बाकी जितने भी रूप अभी हमने बताए वो सभी दक्षिणावर्त दिशा में कुंडलित होते थे।
और इसके प्रत्येक कुंडल में 12 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड होते हैं, अर्थात सबसे ज़्यादा। अब हम पढ़ाएंगे राइबोन्यूक्लिक अम्ल अर्थात आरएनए। यह कोशिका में पाया जाने वाला दूसरा न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए, जिसमें से हम डीएनए पढ़ा चुके हैं, तो अब हम समझते हैं आरएनए। आरएनए अर्थात राइबोन्यूक्लिक अम्ल प्रकृति में प्रायः एक सूत्री रूप में पाए जाते हैं, जबकि डीएनए द्विसूत्री रूप में मिलता है। तो आरएनए एक सूत्री रूप में है, जिसकी दिशा 5' से 3' होती है। आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है, जिसका सामान्य सूत्र C5H10O5 है। चित्र में दिखाया गया है राइबोज शर्करा को। आरएनए में 4 प्रकार के समाचार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, लेकिन इसमें थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। तो याद रखें, आरएनए में थाइमीन नहीं पाया जाता, उसकी जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। कोशिका के अंदर आरएनए 3 रूपों में मिलते हैं। अगर आ जाए कि आरएनए के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, तो याद रखें मुख्य रूप से आरएनए कोशिका के अंदर 3 ही रूपों में मिलेंगे, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। तो सबसे पहले समझते हैं एमआरएनए अर्थात मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए। ये आरएनए कोशिका द्रव में राइबोसोम में जुड़े हुए होते हैं। ये सबसे लंबे अणु हैं। अगर कहा जाए कि सबसे लंबे अणु किस आरएनए के हैं, तो याद रखें आप लोग एमआरएनए के। ये प्रायः रेखिक होते हैं अर्थात लंबाई में दिखाई देते हैं, तंतुवत। इनका जीवन काल भी सबसे कम होता है, लगभग 2 से 4 मिनट, और जैसे ही अनुवादन की क्रिया पूर्ण होती है अर्थात ट्रांसलेशन की क्रिया पूरी होती है, तो ये अपने आप ही विघटित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये कोशिका के कुल आरएनए का केवल 5% होते हैं। इनका कार्य है कि डीएनए से प्रोटीन संश्लेषण की सूचना को लेकर कोशिका द्रव में राइबोसोम पर पहुंचना, वहां तक सूचना को पहुंचाना। सूचना पहुंचाने के कारण इन्हें संदेशवाहक या मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। अब समझते हैं आरआरएनए। ये राइबोसोम के अंदर पाए जाते हैं और इनके जो अणु हैं वो बहुत ही जटिल और विभिन्न लंबाई वाले होते हैं, या अति कुंडलित होते हैं। इनका जीवन काल सबसे लंबा होता है, क्योंकि ये राइबोसोम के अंतिम समय तक बने रहते हैं। इनका मेन काम है प्रोटीन के साथ साथ राइबोसोम का निर्माण करना। ये कोशिका में सबसे अधिक पाए जाते हैं, अर्थात इनकी मात्रा 80% तक होती है। अब समझेंगे टीआरएनए अर्थात ट्रांसफ़र आरएनए या अभिगमन या हस्तांतरण आरएनए। ये कोशिका द्रव में या तो स्वतंत्र रूप से मिलते हैं या फिर राइबोसोम पर लगे हुए दिखाई देते हैं। कहा जाए कि सबसे छोटे आरएनए अणु कौन से हैं, तो याद रखें टीआरएनए सबसे छोटे आरएनए अणु होते हैं। इनकी आकृति क्लॉवर लीफ मॉडल की तरह होती है। इनका जीवन काल कुछ लंबा होता है। ये आवश्यकतानुसार ट्रांसलेशन की क्रिया के दौरान जैसे जैसे आवश्यकता होती है, उसी हिसाब से ये अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक लाते हैं और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण कराने में मदद करते हैं। ये कोशिका के कुल आरएनए का केवल 15% होते हैं।